हांगकांग का बच्चा बच्चा, बूढ़े तो हैं जवान भी, बच्चा बच्चा जुआ खेलता है। इन हफ्ते में 5 दिन हर बंदा जुआ खेलता है। हमने आज भी बैंकों के बाहर वो बिल लेके और हाथ में चेक पढ़ के खड़े होना था। बैंकों वालों ने कहा चलो हल्ले बारी नहीं आई, कोई चाह भी। पूरे जहाज में मैं अकेला पाकिस्तानी था। कोरियन आया वर्दी वाला, उसने मुझे कहा कि बाहर आ जाए लाइन से, और मुझे पूछ रहे हैं कि ये क्या लिखा हुआ। अच्छा। मैंने उन्हें कहा कि ये कोरियन में लिखा, आपको पता होगा। वो सोया हुआ था तो मैं उसके पास से गुजरा हूँ तो वो ऐसे करके उठाया। अच्छा। उसने मेरी तरफ देखा, कहता पाकिस्तान जाओ। अली खामनई शहीद जो है ना, ख़ियाबान जमहूरी शहर के बीचों बीच एक जगह है, अच्छा। वहाँ उनका दफ्तर था। अमीर लोग जो है ना वो पहाड़ों पे रहते हैं। सलाम साली ने अच्छा नहीं किया, आपका सामान रख लिया, तो आप जो है ना वो एक एप्लीकेशन लिखें और खामनई के पास जाएं। पाकिस्तानी तो देखते हैं ना वहाँ हुसन देखते हैं और पागल हो जाते हैं। ईरानी जो है ना वो ज्यादा पागल है पाकिस्तानियों से। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मशरिक डिजिटल। मैं ख्वाजा आफ्ताब हसन और स्टूडियोज में सीनियर सहाफ़ी नईम जावेद साहब। जैसा कि आप जानते हैं, नईम जावेद साहब के साथ हम एक लंबे सफ़र पर हैं। ईरान से होते हुए हम वापस पाकिस्तान, बल्कि पाकिस्तान से पहला सफ़र हांगकांग का। ईरान की तरतीब हमने थोड़ी इसलिए उसको आगाज़ में रखा था क्योंकि उन दिनों ईरान की अमेरिका के साथ जंग का आगाज़ हुआ था, जो इस प्रोग्राम की एक वजह भी बना था। और नईम साहब ने हमें बताया था कि जो दुनिया ईरान के बारे में सोचती है ऐसा हरगिज़ नहीं, और उन्होंने वो अपने उन प्रोग्रामों में ईरान की असल हकीकत भी बयान की थी, जो आपने सुनी और देखी। अब हम हांगकांग के सफ़र पर हैं, जो सियोल में जाके ख़त्म होना है। एक ट्रांजिट फ़्लाइट के लिए हम इंतज़ार कर रहे हैं, और इस दौरान कुछ और बातें भी होंगी इस प्रोग्राम में। लेकिन मैं नईम साहब, वेलकम सर स्टूडियोज़ में। नईम साहब, हांगकांग का आपने बहुत सारे किस्से सुना दिए हमें। एक सवाल जो मेरे जहन में आता है, जब हम हांगकांग से मुतल्लिक कहीं पढ़ते हैं या हांगकांग से मुतल्लिक फिल्में देखते हैं, तो वहाँ पे बहुत बड़े बड़े वो जुआ खाने भी दिखाए जाते हैं। वहाँ भी आपने कोई चक्कर लगाया आपका? अरबों खरबों दरूद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। खालिद साहब, हांगकांग के बारे में मशहूर है, बल्कि हांगकांग का बच्चा बच्चा, बूढ़े तो हैं जवान भी, बच्चा बच्चा जुआ खेलता है। अच्छा। अब जुआ किस सूरत में खेला जाता है? एक तो सर हफ्ते में 2 बार लॉटरी वहाँ निकलती है, जिसका नाम है मार्क 7। अच्छा जी। यानी एक कागज, एक गत्ता सा होता है, उसके ऊपर 30 नंबर लिखे होते हैं। ठीक। यानी 1 से 30 तक गिनती लिखी होती है, उसमें आपने 7 नंबरों को टिक करना है। ठीक। वो टिक जब आपने 7 नंबरों को कर देना है, फिर उन्होंने वही गत्ता कंप्यूटर में डालना है, आपके वो नंबर लिख के आपको दे देने हैं। 3.5 नंबर पे इनाम है। यानी अगर 7 नंबर एग्जैक्ट लग गए ना, मैंने फर्ज करें कि जो लिखे हुए नंबर उस पर मैंने पहले लिख दिया है 8, 4, 3 जी, वो तो मैं समझ गया। अगर सेम नंबर आ गया तो फिर तो मैं हांगकांग का समझे एक सेठ बन गया। अच्छा। अगर 7 नंबर लग गए, 6 लग गए तो ढेर सारे पैसे, 5 लग गए फिर भी ये तो ढेर इनामी रकम है ना नईम साहब? हाँ जी। तो ये उसमें पैसे कितने देने पड़ते हैं शुरू में? वो सर टिकट जिसको लेनी है हाँ जी, आपने, वो तकरीबन $5। अच्छा। $5 का, हाँ, जी, हांगकांग के जी। $5 की वो मिलता है कागज। अच्छा। वो मार्क आप ही के तजवीज करदा नंबरों को वो, हाँ जी, वो पर्ची बना के दे देते हैं। वो कंप्यूटर में डालते हैं, वो कंप्यूटर लिख देता है नंबर। ओके। मार्क यानी आपने मार्क करना है। मैं समझ गया, बिल्कुल उसका नाम। तो ऐसे जैसे हमारे बैंक नहीं बने होते या ऐसे खूबसूरत से ऑफिस बने हुए हैं मार्क 7 के, वहां आप जाएं, पैसे दें, वो पर्ची लें, जेब में डालें। तो हफ्ते में 2 बार तो वो मार्क 7 का होता है, और इसके अलावा 3 रेसें होती हैं। इन्हें हफ्ते में 5 दिन हर बंदा जुआ खेलता है। अच्छा। 3 रेसें जो होती हैं वो टीवी पे दिखाते हैं, घोड़ों की रेस। अच्छा। वो मैंने लाइव देखी है, अपना गजनफर साहब के साथ में जाके लाइव भी वो रेस मैंने देखी है। गजनफर साहब को शौक था वो रेस खेलने का, तो मैं उनके साथ जाता था। वो टीवी पे दिखाते हैं, आपने जो है ना वो टीवी पे ही उन्होंने कोई, यानी आपको बताया कि उस दौर में 95, 96 में इतना जदीद था कि टीवी पे आप बैठ के जो है ना वो पैसे आप लगाते हैं। अच्छा। और वो जो है ना वो आपका जो है ना वो
घोड़े पे, आप जिस घोड़े पे पैसे लगाना चाहे, टीवी पे बैठ के आपने जो है ना वो, आपको वहां मैदान में जाने की जरूरत नहीं है। मैदान में जाने की जरूरत नहीं है, टीवी पे ही जो है ना वो ठीक, आपने पैसे लगा देने। अगर आपका घोड़ा जीत गया, सेकंड और थर्ड 3 घोड़े, तो उसमें आपको इनाम मिलता है। टीवी भी मिलेगा या वो उसका जाना पड़ेगा? कैसे वसूल करेंगे सर देखें, इनामी रकम? जब जदीद मुल्क होता है तो जदीद तरीके से पैसे बिल्कुल ऑटोमेटिक ही आ जाते हैं, बिल्कुल ठीक। आ ही जाते हैं। तो ये तो एक और चीज जो बड़ी प्यारी मैंने देखी, जो अभी पता नहीं हमारे नसीब में कब होगी, वहां पे स्टोर थे 11-7, अच्छा, यानी सुबह 7-11 सॉरी 7 से 7-11 7 सुबह AM से 7 बजे वो स्टोर 11 PM तक। 11 तक खुलते हैं सर। ठीक। बड़े बड़े प्यारे स्टोर। यहाँ तो सर हमारे जो स्टोर है बड़े बड़े, कोई इतने, ये बात ठीक की आपने, 7 बजे खुलना तो ये नसीबों की बात होगी। 7 बजे हमारे खुलते हैं यहाँ स्टोर सर। ठीक। 7-11 स्टोर आपको हर मोहल्ले में, हर सड़क पे, हर जगह मिलेगा, और बेहतरीन अमला, और उस दौर में कंप्यूटराइज। ठीक, अभी तक सर देखें, एक अफसोस की बात ख्वाजा साहब, मैं परवेज मुशर्रफ को हमेशा लाइक किया। उसने 2 काम डंडे से करवाए थे, 2 काम जिसको मैं हमेशा जो है ना उसको, उसके लिए दुआ करता हूँ परवेज मुशर्रफ की। एक तो उसने ये जो ATM मशीनें बैंकों के बाहर लगी है ना, उसने डंडे से ये लगवाई थी। अगर परवेज मुशर्रफ ये ATM मशीनें ना लगवाता, हमने आज भी बैंकों के बाहर कतारें- बिल लेके कतारों में हाथ में खड़े। चेक पढ़ के खड़े होना था। हाँ। बैंकों वालों ने कहा चलो हल्ले बारी नहीं हाँ। है, कोई चाय भी। और दूसरा सर, उसने कच्ची कनाल बनाई थी, ये जैकबाबाद से लेके सिब्बी तक का जी, सारा, जी, अरबों एकड़, मैं करोड़ों एकड़ भी नहीं कह रहा, अरबों एकड़ जमीन जो है ना वो सरसब्ज हो गई थी बलोचिस्तान की। चले तो ये ये तो दो उनकी हाँ, खूबियां थी। हाँ जी। खामी भी थी कोई? खामी साहब मैं देखे हर चले वो प्रोग्राम में खामी प्रोग्राम होती है। और तरफ निकल हाँ जाएगा। जी। आपने वहां पे टीवी पे जी। रेस देखी या ग्राउंड में देखी? मैंने ग्राउंड में देखी। ग्राउंड में एक दफा मैं गया हूँ। अच्छा। और मजे की बात सर, उधर मेरे पास था 1000 अमेरिकन डॉलर मेरी जेब में। अच्छा। अब गजनफर साहब ने जरा उस दिन ज्यादा पी हुई थी। अच्छा। मुझसे उन्होंने ना, मुझे कहते यार मुझे परसों सैलरी मिलनी है, उधार लिया। 1000 डॉलर मुझे दे दो। ओके। उन्होंने घोड़ों पे लगाया और सारा हार गए? हार गए। ओहो। अब मुझे टिकटकी लगी, मैंने कहा यार 1000 डॉलर है, तो उस वक्त 55 रुपए का डॉलर था। ठीक। तो मैंने कहा यार 55,000 रुपये अब गजनफर साहब जहाज में मुझे मिले हैं, और मुझे अब क्या बनेगा लेकिन सर वो बहुत अच्छे इंसान थे। अगले मैं पैसे दे के मैं आ गया। मैं परेशान तो था थोड़ा सा, वो भी लेकिन परेशान थे हारने पे, या पैसे आपके थे इसलिए हारने का दुख नहीं हुआ? वो कह रहे थे कि ये तो मैं आज इतने हरा हूं, मैं इससे पहले बहुत ज्यादा हार अच्छा। चुका हूं, और मुझे उम्मीद है कि मेरे सारे पैसे एक दिन वापस आएंगे। इसी उम्मीद से वो खेल इस जा उम्मीद रहे से वो खेल रहे थे। ठीक। तो सर जिस दिन का उन्होंने मुझे वादा किया, खुद उन्होंने फोन किया। अच्छा। हाँ जी, खालिद साहब के डेरे पे फोन आया, तो उन्होंने मुझे कहा बेटा आ जाओ हांगकांग साइड पे आ जाओ। तो मैंने कहा ठीक है, मैं गया हूँ। उन्होंने मुझे जो उधार लिया था पूरा अमानतन जो है ना, मतलब आप ना उम्मीद तो नहीं हुए थे? नाम ही तो नहीं होता देखे, लेकिन परेशानी थी कि थोड़ी सी पता नहीं मिलते परेशानी थी कि- हैं, और जुए का हारा हुआ पैसा। नहीं अच्छा। सर, वो मैं आज भी खालिद साहब से फोन पे बात होती है ना, तो मैं उनको कहता हूँ कि प्लीज उनका कोई नंबर दें, क्योंकि उस दौर में ये PTCL वगैरह जी मोबाइल हांगकांग में थे मोबाइल। अच्छा। वो बड़े वाले थे, लेकिन तो वो पर्स में नंबर रखे भी हुए थे। PTCL वहां पे चलता था वहां पे उस वक्त? नहीं सर, मतलब बूथ वो जो फोन सरकारी घरों पे पड़े होते हैं, सरकारी घरों पे जगह जगह बूथ, मोबाइल फुल इम्स, यानी वो GSM, ये तो GSM है ना, जी, जी। वो इम्स थे जी, यानी शुरू में बगैर जो सिम आए थे। के। जी, बिल्कुल। बगैर सिम के इम्स मोबाइल थे, और बड़े कनेक्शन वाले। ठीक हो गया। अच्छा नईम साहब, हमें आपके ईरान के भी बहुत सारे पैगामात मेल्स भी आई हैं, उसके बारे में भी मैं आज इत्तेफाक से मौका मिला तो मैं उसके बारे में भी कुछ सवालात हैं जो भेजे गए हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप पहले हांगकांग के सफर को मुकम्मल कर लें, सीट बेल्ट बांध लें, तब मेरे पास जो मेज में सवाल आए हैं मैं वो करूंगा आपसे। अच्छा खालिद साहब, मैं ना वो आपको बताया कि मुझे वो लड़का मिला, जी जी। उसने मुझे नंबर दिया। ठीक। मैंने बोर्डिंग कार्ड मेरे पास था, मैं वॉशरूम से निकला हूँ,
मैंने बोर्डिंग कार्ड वो जहाज के अंदर गया जी। हूँ, वो बोर्डिंग कार्ड वो फाड़ के दे देता है, सीट नंबर, वो बोर्डिंग कार्ड पे सीट नंबर लिखा जी, होता है। मुझे एयर होस्टेस ने कहा जी फलां आपकी सीट है, वहाँ बैठ जाएं। अब मैं वहाँ बैठ गया हूँ। अब एक अजीब सी दिल में एक परेशानी थी कि यार मैं जा रहा हूँ तो अल्लाह खैर करे मुझे डिपोर्ट ना कहीं कर दें। सियोल में। ज्यादा जो है ना, आज तक भी यही होता है कि बाज लोग यहाँ से बकायदा वर्किंग वीजा जो है ना वो लेके जाते हैं, अच्छा कंपनी के साथ एग्रीमेंट करके जाते हैं, लेकिन उनकी इमिग्रेशन अच्छा हाँ मूड हो तो मौके एंट्री पे, दे देते हैं, ठीक। मूड अगर ना हो तो वो उनको भी डिपोर्ट कर देते हैं। अच्छा, हाँ जी, कोई मैं- वजह बताए बगैर। हाँ जी, ये पूरी दुनिया की इमिग्रेशन का ठीक। कानून है कि कोई वजह बताए बगैर बगैर आपको भी वो डिपोर्ट किया वापस जा कर सकता सकते है। हैं, ठीक है। तो मैं सर अब जहाज तकरीबन 3-3.5 घंटे की फ्लाइट थी वहां से, हांगकांग से सियोल की, कैथे पैसिफिक की फ्लाइट थी। मैं तकरीबन मगरब से समझे कि 1 घंटा पहले जो है ना वो फ्लाइट वहाँ लैंड कर गई है। ठीक। तो बाहर यानी दिन था, तो पूरे जहाज में मैं अकेला पाकिस्तानी था। अच्छा, मैं वो लाइन में लगा हूँ तो एक कोरियन आया वर्दी वाला, उसने मुझे कहा कि बाहर आ जाए लाइन से। अच्छा। वो उसने मुझे लाइन से बाहर निकाला है, जो वो क्यू लगा होता है ना, जो करनी होती है वो स्टैम्प करना होता है जो उन्होंने पासपोर्ट में। इमिग्रेशन जी जी। क्यू, उससे उसने मुझे निकाल के वो कमरे में ले गया। वहाँ 3-4 और भी बैठे हुए थे, इमिग्रेशन ऑफिसर थे सारे। अब उनको भी अंग्रेजी कम कम ही आती थी, थोड़ी ठीक। थोड़ी। मुझे उन्होंने कहा जी वाई यू कम हेयर। अच्छा। मैंने कहा जी मैं कोरिया देखने आया हूँ, मैं सहाफ़ी हूँ अच्छा। और मैंने कोरिया पे कुछ लिखना है। अब वो मैं लेके गया था वीज़ा, ठीक उस दौर में एंट्री थी कोरिया की और जापान वगैरह की एंट्री थी। ठीक। तो अब वो वीज़ा देख रहे हैं, वीज़े के ऊपर वीज़ा नोट भी लिखा हुआ था। ठीक जी, बताया अब वो था एक आपने। दूसरे से मशवरा कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं और मुझे पूछ रहे हैं कि ये क्या लिखा हुआ। अच्छा, मैंने उन्हें कहा जी कोरियन में लिखा, आपको पता होगा। सही। अब जो उनका बड़ा अफसर था ना, मुझे कहता जी मैं अगर आपको डिपोर्ट करूं, वापस भेज दूं पाकिस्तान इसी फ्लाइट से, तो फिर मैंने कहा जी कुछ भी नहीं, फिर क्या होगा, मैं अगर कुछ लिखने आया हूँ कोरिया पे तो मैं जाके लिख दूंगा कि मैं कोरिया मेरे से- गया। हाँ, कोरियन इतने मेहमान नवाज थे कि मुझे एयरपोर्ट से उन्होंने वापस भेज दिया। ये बात जो है ना वो देख के, वो थोड़ा सा सुन के ना, वो थोड़े से ना हुए, तो उसने ना दराज से मोहर निकाल लिया वाह, मुझे, जो है ना वो मतलब जो आपने धड़कते दिल के साथ उन्हें बताया कि मैं अगर दिल नहीं धड़क रहा अच्छा, था वहाँ वैसे ही। आप बता रहे थे कि एक तो इशू था एक छोटी सी परेशानी तो होती है ना थी, कि जी। बंदा अब निकला इतने पैसे ठीक वाला। ज़ाहिर है। तो वो सर उसने मुझे एंट्री दे दी। अब मैं वहां से ऐसे निकला हूं तो आगे जो है ना वो जो कस्टम वाला वो सोया हुआ था, क्योंकि सारी फ्लैट फारग हो गई थी। आप ही रह गए? मैं अकेला था, वो सोया हुआ था, तो मैं उसके पास से गुजरा हूं तो वो ऐसे करके उठा। अच्छा। उसने मेरी तरफ देखा, कहता पाकिस्तान जाओ। यही रोकिएगा नईम साहब। व्यूअर्स, आपने देखा कि हांगकांग से बिलाखिर खैर आफियत से सियोल पहुंच गए नईम साहब, और वहां पे वही हुआ जो मशहद में हुआ था कि इमिग्रेशन अफसर के मूड पे डिपेंड कर रहे थे और उन्होंने बिलाखिर अपनी जहानत से वहाँ की एंट्री ले ली। और इसके बाद क्या होगा वो भी जानेंगे, लेकिन इससे पहले जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि कुछ सवालात हैं वो ज़रूर पूछेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। खालिक ने कायनात तख्लीक की, इंसान ने ज़मीन पर बस्तियां बसाई, तारीखी इमारतें माजी को हाल में जिंदा रखती हैं, नई जमालियात की तश्कील करती हैं, शहरी और सनती मुआशरत, माहौलियाती तब्दीलियाँ, फैलते शहरों और बदलते समाज से मुतल्लिक शहर आसार में सवालात उठाएंगे, शहरों के जदीद बदलाव का तज्जिया करेंगे, अर्बन इशूज़ पर बात होगी, हेरिटेज के तहफ़्फ़ुज़ को ज़ेर बहस लाएंगे। देखते रहिए शहर आसार मशरक डिजिटल पर गाफिर शहजाद के साथ। वेलकम बैक जी, मशरक डिजिटल पर ख्वाजा आफ्ताब हसन और हमारे सफ़र को बयान कर रहे हैं नईम जावेद साहब, जो हांगकांग से होता हुआ अब सियोल पहुंच चुका है। नईम साहब, सवाल हमें मौसूल हुआ ईमेल पे, ईरान के आपके कुछ दौरे जब आपने उनका इजहार किया तो एक सवाल उसमें यह था
और ख़ास तौर पे जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया था कि ये ईरान का सफ़र का जो सिलसिला था ये ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले के बाद शुरू हुआ था। तो कुछ दोस्तों ने ये जानने की ख्वाहिश का इजहार किया कि सैयद अली खामनेई जो शहीद हुए और जिनकी तदफीन भी हो गई मशहद में, क्या आपकी इनसे कभी कोई मुलाकात हुई? ख्वाजा साहब सैयद अली खामनेई रहबर हैं और अब तो ना रहबर थे, बहुत अच्छे इंसान थे। पहले तो मैं एक बता दूं आपको कि वो किसी महल में, जैसे आपको मैं पहले बता चुका हूं कि अमीर लोग जो है ना वो पहाड़ों पे रहते हैं, बाला शहर उसको कहते हैं। पहले तो ये बात कि अली खामनेई शहीद जो है ना, ख़ियाबान जमहूरी शहर के बीचों बीच एक जगह है, अच्छा, वहाँ उनका दफ्तर था। तेहरान में जी, ठीक। तेहरान में एक ख़ियाबान वली असर है, वली असर, ठीक, जैसे हमारा मारोड है ना, जी बिल्कुल ऐसे वहाँ जो है ना उनका वो दफ्तर है और घर वहाँ पे था। तो एक दफ़ा ख्वाजा साहब माल यहाँ से हम गए हैं ईरान, तो एक बस में बैठ गए हैं, मेरे पास कुछ सामान था हैंड कैरी, तो बस रुकी है, तो एक वहाँ पुलिस अफसर को कहते हैं सरहंग, ठीक, जैसे हम हमारे एसएसपी या डीआईजी या सीटीओ आला अफसर जो होता है ना, जी बिल्कुल, उसको सरहंग कहते हैं। तो एक अफसर था सरहंग साली, अच्छा, उसने वो बस रोकी है, पाकिस्तानियों को नीचे उतार के सारा सामान उनका बैग में जो भी था कपड़ों के अलावा, उसने वो सामान जो है ना जब्त किया है। अच्छा, जब्त करके कहा जी जाओ। अब वो बस मशहद आ गई है। बस का जो मालिक था ना उसका नाम था दोस्त मोहम्मद, ठीक, जो भी ईरान का काम करते हैं सब उसको जानते हैं। दोस्त मोहम्मद ने मुझे फ़ोन किया, उसने कहा कि यार ये सरहंग साली ने अच्छा नहीं किया, आपका सामान रख लिया है, तो आप जो है ना वो एक एप्लीकेशन लिखें और खामनेई के पास जाएं। अच्छा, वहाँ ऐसे ही वो बोलते हैं। ठीक, मैंने कहा ठीक है। मेरा दोस्त था हसन बरखुरदारी, और बाकी वो बरखुरदारी बहुत अच्छा दोस्त मेरा। पाकिस्तान में भी वो उर्दू भी उसको आती थी, पाकिस्तान भी आया 2-3 दफ़ा मेरे पास। तो सर उसने एक दरख्वास्त लिखी फ़ारसी में। अब हम चले गए हैं वहाँ पे। अब आयतुल्लाह खामनेई के दफ्तर से तकरीबन आधा किलोमीटर पहले एक चेक पोस्ट आई है, उन्होंने हमें पूछा आपने क्या लेने जाना है। अच्छा, उसने फ़ारसी में बताया कि ये पाकिस्तानी है, इसने ये एप्लीकेशन देनी है। उन्होंने तलाशी वगैरह ली और पूछा, फिर छोड़ दिया। फिर आगे फिर एक चेक पोस्ट आई, यानी वो जी ठीक हो गया, बांस लगा हुआ था, गली थी, मोहल्ला था, सामने मोहल्ला था। ईरान के जो मोहल्ले होते हैं ना, उस मोहल्ले से हम गुजरे थे। उन्होंने भी यही पूछा, उसने बताया कि ये पाकिस्तानी है, इसने एप्लीकेशन देनी है। फिर हम गेट पे पहुंच गए। गेट बंद था, गेट के आगे सिक्योरिटी वाले थे, पास दराने इनकलाब भी था, वहाँ पास दराने इनकलाब वाले भी थे, उनकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज भी थी, और बाकायदा जो पुलिस होती है जिसको नीरो इंतज़ामी कहते हैं फ़ारसी में, वो भी थी। तो गेट पे एक बंदे ने मुझे उससे पूछा कि उसने कहा ये पाकिस्तानी है तो इसने ये एप्लीकेशन देनी है। तो मैंने उसने मुझे कहा कि क्या एप्लीकेशन, मैंने उसको बताया कि ऐसे ऐसे हमारा पाकिस्तानियों का सामान था, तो हम हज़रत इमाम रज़ा के मेहमान हैं और हम काम भी साथ करते हैं। ये तो सामान उसने बिला वजह पकड़ा है, तो इसके लिए उसने कहा जी ठीक है आप एप्लीकेशन दे दें। अच्छा, वो एप्लीकेशन बड़े प्यार से उसने ली और कहा कि आपका काम हो जाएगा, आप जाएं। बस मुलाकात सर इसलिए ज़रूरी नहीं थी कि मसलन, अच्छा, वहाँ तक उनके दफ्तर तक पहुंचे, उनके दफ्तर तक पहुंचे हैं, मुलाकात बाकायदा नहीं हुई, ठीक, लेकिन उनकी जो डीलिंग थी ईरानियों की, कि वहाँ कहने का मतलब ये है कि हर बंदे की पहुंच है, ठीक है। दूसरा सर जो ये अक्सर शालमी जो जहाँ मैं ठहरता था ना, वहाँ पे बाजार थे, तो ये जो दुकानदार है ना, काटन, जी जी, कार्टनों में से सामान निकाल के कार्टन फेंक देते थे। तो कुछ लोग जो इंतहाई गरीब या अफगानी या दूसरे होते हैं गांव वाले लोग, वो कार्टन उठा के ना वो
इकट्ठे करते थे। तो गवर्नमेंट ने कहा, जो गवर्नमेंट थी उसने कहा जी ये गंद डालते हैं, तो ये जो है ना ये गत्ता इनको नहीं उठाने देना। अच्छा, तो वो भी पहुंच गए थे। फिर अच्छा, दफ्तर में आयतुल्ला खामनाई ने दफ्तर तक। स्पेशल ऑर्डर किया था कि जो गरीब गुरबा ये जो गत्ते इकट्ठे करते हैं जी, ना ठीक, और इसको फरोख्त करते हैं, इनको ना रोका जाए। ठीक, उनका बकायदा बिल्कुल उनका ठीक। वो ये ऑर्डर था। मतलब ये हाँ। आपके जाती तजुर्बे में बातें हाँ शामिल जी, हैं। और सारे लोग बहुत ज्यादा उनकी इज्जत और तकरीम करते थे और है। जाहिर है हाँ वो जी। तो उनके जनाजे से नजर आता है बिल्कुल सर। कि वहां पे हद निगाल इंतहाई सादा, जी, और बिल्कुल। जब शहीद हो गए हैं उनका असासा जात भी बिल्कुल कुछ ऐसे भी ही, नहीं निकला बिल्कुल है। ऐसे ही है, ऐसे ही कोई है। महल, कोई जी, मकान, बिल्कुल। कोई चीज नहीं ये निकली। बहुत बड़ी मिसाल है इंसानों के लिए। अच्छा नईम साहब, एक और सवाल जो जानना चाहते हैं दोस्त, क्योंकि वो बड़ा एक तवील सफ़र था आपका ईरान का, जो आपने किस्से शेयर किए थे कि ईरान के बारे में अमूमी तौर पे ये कहा जाता है कि वहाँ किसी भी गैर मुल्की के लिए या किसी दूसरे मुल्क से आने वाले के लिए आर्जी शादी की कोई सहूलत है, ऐसा है कोई? देखें जी, शिया मज़हब में आर्जी शादी है और उर्दू में उसको मुता कहते हैं, ठीक, और फारसी में कहते हैं सीगा। ठीक, अब सीगा जो है ना ख्वाजा साहब, बकायदा वहाँ पे शादी आपने चाहे आर्जी करनी हो यानी या मुस्तकिल करनी हो या आर्जी करनी हो, अकद कहते हैं निकाह को। ठीक, जी, बिल्कुल। अकद दायमी अच्छा, यानी हमेशा का मुस्तकिल, अकद, जी, या बिल्कुल। अकद जो थोड़े अरसे का आर्जी हो गया, हाँ, वो बकायदा सारे एक दफ्तर बने हुए हैं वहाँ। रजिस्ट्रेशन, हाँ जी, रजिस्ट्रेशन ऑफिस ठीक। होते हैं, दफ्तर तलाक व शादी, ठीक। वहाँ पे लिखा होता है। तो ऐसे दफ्तर में कहीं चक्कर लगा आपका? सारे दफ्तरों में जब नए नए गए थे तो बड़े पाकिस्तानी ऐसे चले जाते थे दफ्तर में। सही, दफ्तर वालों को भी पता था कि पाकिस्तानियों को जो है ये चस्का है। अच्छा, वो फीस फूस ले लेते थे, कहते थे कोई होगा रिश्ता, अच्छा, तो आपको बता देंगे। अच्छा, पहली बात जो आपको एक वाजे तौर पे बता दूं तमाम पाकिस्तानियों को कि जो सीगा है ना आर्जी शादी, ये तलाक याफ्ता औरत या बेवा औरत ये ठीक। करती है। मतलब कुंवारी के लिए ये नहीं है, सीगा नहीं करती। ठीक। तलाक याफ्ता औरत और बेवा, ठीक हो गया। दूसरा उसकी बकायदा एक शराइत होती है, अगर तरीकाकार भी तो ज़ाहिर है, वो शादी है, सारा आप घर लेंगे, ठीक, वो बकायदा अकद है, बकायदा निकाह है, जी, जी, घर लेंगे रखने के लिए। ज़ाहिर है आपने सड़क पे तो नहीं बिल्कुल ना, ऐसे ही, होटल ऐसे। में आपने घर लेना है। अगर औरत हामला हो जाती है तो जब तक बच्चा जो पैदा हुआ है वो जवान नहीं होता, आपको नानो नकफा देना पड़ेगा। अच्छा, आप जिम्मेदार हैं हाँ जी, उसके, उससे पहले भी जो एग्रीमेंट में जो नानो नकफा लिखा है ठीक है, वो आपको देना पड़ता है। और चाहे शादी हाँ जी, आर्जी हो चाहे मुस्तकिल हाँ हो। जी, और आपको फारसी पे उसके लिए अबूर होना चाहिए और आप साहब सरवतमंद होना चाहिए आपको, ठीक है, ज़ाहिर यानी है, दौलतमंद होना चाहिए। बिल्कुल, उसके बगैर हाँ। तो शादी वैसे भी नहीं हाँ, करनी कहीं चाहिए, भी नहीं होती शादी, करनी भी नहीं तो चाहिए। ये सर बड़ी, एक दफा मेरा एक दोस्त था ईरानी दुकानदार, मैंने उसको कहा, मैंने कहा यार वो अपना, उस वक्त मैं गैर शादीशुदा था, तो मैंने कहा यार ये सीगा जो है ना ये, उसने कहा ये एक, अब उसने भी शायद झूठ ही बोला या क्या, वो कहता ये खातून है, वो शहर से बाहर था वो, अच्छा, कहता तुम ऐसे करो गाड़ी में पेट्रोल भी तुमने डलवाना है, अच्छा। मुझे खाना भी खिलाना है। उसने मुझे काफी ठगा, अच्छा, गाड़ी में बैठा लिया। अब दोपहर को हम निकले, शाम को हम एक मोहल्ले में गए हैं, पता नहीं कौन सा घर था वो, उसने वो हमसाए से पहले बेल बुल देते रहे, अंदर से कोई भी नहीं आया, हमसाए से पूछा, उसने कहा जी वो खातून घर में नहीं है, चल। तो मुझे कहता हो यार तुम्हारी किस्मत नहीं है, तो खातून नहीं हो सकता किसी और से। मैंने कहने का मतलब यह है कि पाकिस्तानी देखें, ईरान में ख्वाजा साहब जिनसी घुटन ईरान में बहुत ज्यादा है, अच्छा, पाकिस्तान से भी ज्यादा है जिनसी अच्छा। घुटन। पाकिस्तानी तो देखते हैं ना वहाँ हुसन देखते हैं ठीक। और पागल हो जाते हैं, ईरानी जो है ना वो ज्यादा पागल है पाकिस्तानियों से। तो मुझे लगता है ये है कि अभी कहीं हम दोबारा ईरान की तरफ ना चल पड़े, क्योंकि बहुत सारी यादाश्तें फिर से ताज़ा होने को हैं। व्यूअर्स, नईम जावेद साहब के साथ हमने और भी कई ममालिक की अभी सैर करनी है,
जहाँ जहाँ ये गए हैं, बिलखुसूस इंडिया के बहुत सारे वाक़यात, किस्से और दीगर ममालिक के भी बहुत सारे किस्से। ये सिलसिला चलता रहेगा। आने वाले प्रोग्राम्स में आपके साथ इनकी याददाश्तें, यादें और वाक़यात शेयर करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।